ओके बच्चों, लास्ट क्लास तक अपना फ्लक्स थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, इलेक्ट्रिक डायपोल तक हो गया था और कल आपका टेस्ट था। तो सबसे पहले तो आपका टेस्ट कैसा गया? एक क्वेश्चन का मेरे पास करेक्शन आया है, उसका वो फॉरवर्ड भी कर दिया है, वो हो जाएगा। एंड आंसर इज करेक्शन, आंसर करेक्शन है उसमें, मतलब क्वेश्चन सही है, आंसर बस थोड़ा सा सही हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर का फोर्थ। यस, और कोई आपको कुछ डाउट हो? मस्त गया, वेरी गुड वैभव। पेपर में कोई डाउट किसी भी बच्चे को? कोई क्वेश्चन नहीं आया हो, कुछ आपको पूछना हो? इजी था, वेरी गुड। चलो, वेरी गुड माधव, बढ़िया, ओके वेरी गुड। चलो, तो सबका पेपर अच्छा गया ऐसा सब बता रहे हैं। 24 का आंसर 27 आएगा, इंटीजर के फोर्थ का आंसर 27 आएगा, बाकी उसमें 54 दिया है। हाँ, वो इंटीजर वाला अपन ने करवा दिया है उसको, ठीक है। हाँ, 19 और 20 मेरे पास दो क्वेश्चन आए हैं लिखे हुए, 19 और 20। तो क्या डाउट है उसमें, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 मेरे पास लिखा हुआ आया है। तो देखो, डाउट डिस्कशन करते हैं हम लोग, है ना। तो डिस्कशन का मतलब होता है टू वे। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन बोल के चुप नहीं होना है, आपको ये भी बताना है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको दिक्कत क्या थी, ठीक है। आंसर मैच नहीं हुआ, 19 और 20 का आंसर सबका मैच नहीं हो रहा क्या? सबका अगर नहीं होता तो बच्चे बहुत ज्यादा पूछ लेते अभी तक, इसका मतलब आंसर तो करेक्ट है, कुछ ना कुछ आपकी गलती हुई है, ठीक है। तो युवान, आपकी कुछ गलती हुई है, आपने ढूंढने की कोशिश करी कि आपकी क्या गलती है, आपने ये सोचा कि मेरी क्या गलती हो सकती है उसमें? कि युवान बोल रहा है ट्राई करूंगा, करा तो था, समझ नहीं आया, ठीक है। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ, एक बार 1920 क्वेश्चन क्या थे, जस्ट अ सेकेंड। चलो क्वेश्चन नंबर 19, three charges q1 q2 q3 are placed at the vertices of equator triangle, one of them is fixed and another two are free. Assume the system of three charges and choose the correct statement. Momentum and mechanical energy both are conserved. अच्छा, एक चार्ज फ्री है, एक चार्ज को फ्री रखा है, देखो उन्होंने। तो जैसे ही उसको फ्री रखोगे तो इट विल मूव बिकॉज ऑफ द रिपल्शन फोर्सेस, है ना, रिपल्शन की वजह से मूव करेगा। अब सिस्टम पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व होना चाहिए। मोमेंटम के बारे में क्या बोल सकते हो भाई? एक चार्ज पहले मूव नहीं कर रहा था, बाद में मूव करने लगेगा, इट विल गेन सम मोमेंटम। तो मोमेंटम उसका गेन हो रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा क्या? वन ऑफ देम इज हेल्ड फिक्स एंड अदर टू आर फ्री। हाँ ठीक है, दो फ्री हो तब भी, भाई दो फ्री है तब भी सिस्टम की एनर्जी तो कंजर्व होना चाहिए, बिकॉज कोई ऐसा फोर्स नहीं यहाँ पे जो नॉन कंजर्वेटिव हो, ठीक है। और है ना, और मोमेंटम चेंज होगा ऑफकोर्स, क्योंकि दो चार्जेस मूव करेंगे तो उन पे फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो बोल नहीं सकते अपन, सिस्टम का मोमेंटम, ठीक है। यस, चलो, वेरी गुड, है ना। हाँ, अब यशवर्धन बोल रहा है कि फिक्स रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स होगा। यस, जिस चार्ज को आपने फिक्स रख रखा है उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि उसे फिक्स रख सको, बट दैट एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट डूइंग एनी वर्क। वो एक्सटर्नल फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज जिस जगह पे वो फोर्स लग रहा है वो पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा है। तो सिस्टम पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स विच इज कीपिंग द वन चार्ज एट रेस्ट, बट दैट फोर्स इज नॉट डूइंग एनी वर्क, दैट्स व्हाई एनर्जी विल बी कंजर्व। समझे? सर एग्जाम से निकलते ही सब बातें समझ आ जाती है बिना आंसर देखे, पर एग्जाम में गलत हो गया, ओके। अब यही तो सीखना है, देखो आपको, मतलब जो आप एग्जाम के बाद है ना, आप थोड़ा सा माइंड निश्चित होकर चीजें सोचते हो, अच्छे से डीपली सोचते हो क्वेश्चन को, वही एग्जाम में आपको आदत होनी चाहिए करने की। चलो 20 पे आया था मेरे पास एक डाउट। इन फिगर टू आइडेंटिकल पार्टिकल each of mass m are tied together with an inextensible light string. This is pulled at its center with constant force F
The whole system lies on a smooth horizontal plane. Then the acceleration of the approach of the particles at the instant shown will be. पार्टिकल जिस इंस्टेंट पे दिखा है ना उसमें उनका एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच पूछा है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच. ठीक है, दो पार्टिकल ऐसे है, सिस्टम सिमेट्रिक है. जस्ट अ सेकेंड. ऐसा कुछ सिमेट्रिक सिस्टम है, यहाँ पर एफ फोर्स लगा हुआ है. ठीक है, अब ये रस्सी का टेंशन तो तुम ढूंढ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है ना. ये रस्सी का टेंशन तो ढूंढ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है. तो इन दोनों ब्लॉक्स पे, इन दोनों मास पे टेंशन क्या आएगा वो पता चल जाएगा. अब जिधर फोर्स है उधर ही एक्सेलरेशन होगा, तो दोनों का इधर का एक्सेलरेशन आ गया. अब इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ भी होगा, है ना. ये एंगल 30 था, तो हॉरिजॉन्टल से 30, तो ये a sin 30 होगा. तो दोनों का एक्सेलरेशन a sin 30 एक दूसरे की तरफ आने का है. तो एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच जिसकी वजह से वो पास में आ रहे हैं वो हो जाना चाहिए 2a sin 30. मुझे ऐसा लगता है ये आंसर होना चाहिए. तो समझ में आई क्या बात? यस, ओके, वेरी गुड. है ना, जैसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब होता है पास में आने की वेलोसिटी, वैसे एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच का मतलब क्या होगा? पास में आने का एक्सेलरेशन. ये आ जाना चाहिए. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. ओके, और कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में? और कोई डाउट? पेपर को फिर हमें फिनिश मान लो कि पेपर कंप्लीट. रिजल्ट कहाँ आएंगे? रिजल्ट आपको पता चल जाएगा, वो सीसेट पे आते हैं. और मेरे पास एक डाउट और आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, charge minus q comma m is projected with initial velocity v naught in the direction of unidirectional electric field e naught x from origin as shown in the figure. Find the distance covered by charge before it comes to rest. अच्छा, चार्ज देखो नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा. आपको बोला है कि चार्ज को किसी स्पीड v naught से फेंका है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड e naught into x है. और चार्ज को फेंका इधर है, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, तो उसका फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट. इसके फिर क्या होगा? फोर्स को लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन. वो फोर्स हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को लिख देना v dv by dx, क्योंकि ये फोर्स देखो x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो v dv by dx करो. अब ये dx इधर लाओ, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, है ना. और वेलोसिटी शुरू में v नॉट की बाद में 0 हो गई है, और डिस्प्लेसमेंट 0 से कुछ s विस का हुआ है. आपको s डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना होगा? अच्छा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो मुझे माइनस साइन लगाना चाहिए था. ठीक है, तो एक माइनस को लगा देना, क्योंकि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन शुड बी पुट विद माइनस साइन. बस अब ये कर लो, हो जाएगा. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंडेंट थी, ये ध्यान देना. तो ये ध्यान नहीं देते थे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट ऑन एक्स. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 एक मेरे पास और डाउट आया है. सहज सहज एक्सप्लेन करूं तो क्या इसमें इंग्लिश समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है? थोड़ा सा. अरे ये तो अपना मॉड्यूल का क्वेश्चन है यार. ये तो क्वेश्चन नंबर 17, दो चार्ज पार्टिकल है, अपने बिगिनर बॉक्स का क्वेश्चन है ये तो, है ना. हाँ, तो बिगिनर बॉक्स नहीं करा इसका मतलब? क्यों? मेथड समझ नहीं आई? क्वेश्चन क्या है समझाओ मेरे को. तो बिगिनर बॉक्स डाउट डिस्कस कर रहे थे जब पूछा नहीं फिर आपने, ये मेथड तब आ गई थी. सर सारे ही क्वेश्चन अपने मॉड्यूल बैंक या इलस्ट्रेशन के. यस, कुछ एससीवी. अच्छा, आपने अटेंड नहीं करा, तो ये देखो बहुत बड़ी गलती करी आपने. अब थोड़ा दिमाग लगाओ, दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रखना है. दो चार्ज पार्टिकल है, बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रखना है. तो बीच की डिस्टेंस सेम होने के लिए उनको या तो दोनों को रेस्ट पे होना चाहिए, या तो दोनों ही रेस्ट पे रहे, या दोनों चले सेम वेलोसिटी से और सेम एक्सेलरेशन से, उनकी वेलोसिटी भी सेम, एक्सेलरेशन भी सेम, तो एकदम डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकती है. ये हिंट है इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, चलो ठीक है. तो दो पॉसिबिलिटी है बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रखने की, या तो दोनों ही रेस्ट पे, या दोनों ही सेम एक्सेलरेशन सेम वेलोसिटी से चल रहे हो. अब आप ट्राई करिएगा, है ना. चलो, और कोई डाउट पेपर में? किसी को और कुछ भी डाउट?
नो, बहुत बढ़िया। चलो अब ये बताओ कि अपने बिगिनर बॉक्सेस कहाँ तक हो गए। मैंने डायपोल तक कंप्लीट करा दिया है, डायपोल तक के बिगिनर बॉक्स आपके होमवर्क में थे, तो आई होप कि आपने सब कर लिए हैं अभी तक। डायपोल का बिगिनर बॉक्स हुआ? यस, अच्छा, ठीक है। कुछ बच्चों ने शायद टेस्ट के चक्कर में करा नहीं होगा, तो कोई बात नहीं। तो BB5 तक तो आई होप कि कर लिए होंगे, है ना। BB5 1 तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे था, 2 3 इलेक्ट्रिक फील्ड पे थे जो अपने पहले डिस्कस हो गए, फिर 4 5 पोटेंशियल पे था, है ना। तो 4 5 में कोई डाउट है क्या? अपने डिस्कशन क्लास होगी उसमें भी आप पूछ सकते हो, उसमें SCV भी करेंगे अपन डिस्कस। अभी बिगिनर बॉक्स 4 5 में कोई हो तो पूछ लो। कोई भी डाउट नहीं? बहुत बढ़िया। वैसे सॉल्यूशन भेज दिए थे तो शायद डाउट कम ही आते हैं फिर, है ना। कई बार तो सॉल्यूशन में देख के हिंट मिल जाती है अपन को। यस, चलो एक मेरे पास डाउट आ रहा है BB4 का 13B। BB4 का 13B समस्या क्या है ये भी बताया करो यार। मैं ओपन कर रहा हूँ, मेरे पास जस्ट अ सेकेंड। BB4 का 13 का B आंसर पीछे अलग है। अच्छा, BB4 का 13। A positive charge 50 microcoulomb is located in extra plane at a point having position vector 2i plus 3j meter where I in the unit vector in the positive x direction. I will find B. Work done by external agent is transporting a charge 10 microcoulomb from 8,6 to 4,3। तो 8,6 और 4,3 दोनों पे पोटेंशियल लिखो, और पोटेंशियल इनटू चार्ज करके पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल के आ जाएगा वर्क डन। वर्क डन शुड बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। ठीक है। और किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखोगे? पोटेंशियल किसी पॉइंट का लिखोगे के चार्ज रखा है आपने 50 माइक्रोकूलम अपॉन आर, और आर हो जाएगा 2,3 से डिस्टेंस। तो एक्स कॉमा वाई पॉइंट की 2,3 से डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई पे पोटेंशियल ऐसा है, उसकी 3,2 से 2,3 से डिस्टेंस लिखना पड़ेगी। ये सही करा था, पोटेंशियल सही लिया था, पर उससे आंसर मैच नहीं हो रहा है। ऐसा होगा ही नहीं, सालों से आंसर मैच हो रहा है, इस साल नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपने एग्जैक्ट यही करा था, के क्यू बाय आर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला। आर इसमें 2,3 पॉइंट से डिस्टेंस लेना पड़ेगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल 2,3 पे रखा है, तो वहां से डिस्टेंस लेना पड़ेगी। ठीक है, चलो। और उसके बाद फिर उसमें फिर फाइनल पॉइंट 4,3 है और इनिशियल 8,6। फाइनल यहाँ पे 4,3 रखना, तो ये बी फाइनल आएगा। इनिशियल रख देना। अच्छा, सॉल्यूशन में भी आंसर अलग आ रहा है ऐसा? क्या सभी बच्चों का आंसर मैच नहीं कर रहा है इसका? मैंने इसका आंसर कैलकुलेशन अभी देखी नहीं, हो सकता है सॉल्यूशन में अलग दिया हो। नहीं कर रहा है, ओके सॉरी। अच्छा, ठीक है। चलो फिर एक बार कैलकुलेशन आप और कंफर्म कर लेना, तो मैं सॉल्यूशन में चेंज करा दूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मैं सॉल्यूशन में चेक करा लूंगा। यहाँ जो पीछे दिया उसका तो सही है आंसर 13 का। मॉड्यूल में जो आंसर दिया वो सही है क्या? सॉल्यूशन से आंसर मैच हो रहा है। थोड़ा सा माइक ऑन करके क्लियरली बताओ कि क्या हो रहा है। अभी मेरे को बोल रहे हो आपके सॉल्यूशन से आंसर मैच हो रहा है, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे नहीं हो रहा है। मॉड्यूल में गलत है, सॉल्यूशन सही है। अच्छा, ठीक है, मॉड्यूल वाला आंसर नहीं मैच हो रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो मॉड्यूल में आंसर करेक्शन होगा। ठीक है, इसका मैं आंसर करेक्शन करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 ना, BB4 क्वेश्चन 13। और कुछ डाउट?
चलो सॉल्यूशन वाला आंसर सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो तो थैंक यू, ये आपने बता दिया, तो इसका अपन सॉल्यूशन जो आंसर है वैसे ही मॉड्यूल के अंदर ही करा देंगे अपन, ठीक है। चलो BD5 तक फिर मतलब सारे क्वेश्चन हो गए, है ना। अब डायपोल का भी कर लेना, अपना नेक्स्ट क्लास शायद कल ही है, तो उसमें डायपोल का अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। एंड आपके लिए जो भी रेस मिल रही है आपको, असाइनमेंट मिल रहे हैं वीकली असाइनमेंट, वो आप सब अच्छे से करो, है ना। सॉल्यूशन भी उनके मिल जाते हैं आपको, तो वैसे तो डाउट कम आएंगे, उनके डाउट भी आप पूछ सकते हो अपनी डिस्कशन क्लास में, ठीक है, और इंडिविजुअली पूछ सकते हो। एंड अपना डिस्कशन क्लास में अब आपको SCV पूरी करके लानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, अपना जो चैप्टर है SCV में पूरा हो गया है तो उसको कंप्लीट करना है, तो उसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके लाने। एक्सरसाइज करने के बाद फिर अपन ऑब्जेक्टिव्स पे जाएंगे, है ना। तो अब अगली क्लास में सिर्फ एक्सरसाइज होमवर्क है आपका, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव 1 2 क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर सारे क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे, ठीक है। चलो, है ना, तो वीकली असाइनमेंट, रेस, ये सब कंप्लीट करना चाहिए सभी बच्चों को, और क्वेश्चन उसमें इजी है वीकली असाइनमेंट में, तो आपको टाइम कम लेना चाहिए। क्वेश्चन इजी है तो कई बार ऐसा रहता है, कुछ बच्चे बोलते हैं अरे यार ये तो इजी क्वेश्चन है, क्या करें इनको, तो इजी है तो नहीं करो नहीं होता, जब अपने पास ऑप्शन इजी हो तो जल्दी करना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब वापस अपना फ्लक्स फ्लक्स पे आ जाते हैं, है ना। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू द एरिया। किसी एरिया से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं, उस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलर टू इट। एंड मैथमेटिकली इसे फाइंड करने के लिए मैथमेटिकली इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, सब्स्टिट्यूट में ई लगा देते हैं ताकि अपन को पता चले ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है, इसलिए अपन कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड का ई लगा देते हैं। अब फिलहाल इस चैप्टर में अपन तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे ही नहीं, तो मैं ई ना भी लगाऊं तो अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है। इक्वल टू हमने डिफाइन करा था इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर ओवर द कंप्लीट एरिया। जिस भी एरिया पे आपको फ्लक्स चाहिए उस पूरे एरिया पे इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पे ई डॉट बी ए क्या है, छोटे से एरिया का छोटा सा फ्लक्स। हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई बड़ा सा एरिया है उससे फ्लक्स निकालना है, तो उस बड़े एरिया को छोटे छोटे एरिया में कट करो, कोई एक छोटा सा पीस लो एरिया का, उस छोटे से पीस का छोटा सा एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा, और उस लोकेशन पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो ये आपको इस छोटे से एरिया का फ्लक्स दे देगा, और ऐसे ही सब जगह एड अप कर लो, फ्लक्स निकाल लो, तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमने कुछ सिचुएशन में फ्लक्स निकाला भी था। अब एक सिचुएशन का फ्लक्स बचा था हमारा, वो निकालते हैं अपन, फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम कर्व्ड एरिया। अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स निकालना है फ्रॉम अ कर्व्ड एरिया, मेरे पास एक कर्व्ड एरिया है, उससे पास होने वाला फ्लक्स निकालना है बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक छोटी सी ट्रिक बन जाती है। देखो क्या ट्रिक बनती है समझते अपन। मान लो ये मेरे पास एक कर्व्ड एरिया था, इससे मुझे फ्लक्स निकालना है, ठीक है। इस कर्व्ड एरिया से फ्लक्स कैसे निकालते हैं, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी, छोटे छोटे इसको एरिया में ब्रेक करेंगे, तो ये एक छोटा सा एरिया लिया मैंने, छोटे से एरिया से पास करने वाला फ्लक्स लिखेंगे, वो लिखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ का जो स्मॉल एरिया वेक्टर होता है डीए वेक्टर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, हर जगह एक जैसी आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूँ कि वो एकदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आपको देखने में अच्छा समझ में आए, इसलिए मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी। ये मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल थी, ठीक है। अभी छोटे से एरिया का फ्लक्स अपन इस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ पे जो डी फाई होगा, छोटा सा फ्लक्स, वो होगा ई का मैग्नीट्यूड डीए का मैग्नीट्यूड, इनके बीच में एंगल का कॉस, ठीक है। नाउ इस डीए कॉस थीटा के बारे में सोचो, व्हाट इज दिस डीए कॉस थीटा, ये क्या है, इसके बारे में सोचो। डीए छोटा सा एरिया का मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन अपन इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मल लेते हैं, और उस नॉर्मल का इलेक्ट्रिक फील्ड में कंपोनेंट ले रहा हूं मैं, तो एक तरह से एरिया का कंपोनेंट ले रहा हूं, एक तरह से एरिया का कंपोनेंट ले रहा हूं,
किस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउ। सही बात है क्या? दिस dA component is dA cos theta is component of area along electric field, है ना, component of area along electric field। कंपोनेंट को प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, तो मैं इसको प्रोजेक्शन भी लिख सकता हूं। ये मेरे पास लिखा था प्रोजेक्शन ऑफ dA इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोजेक्शन ऑफ dA इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको अगर मैं डायग्राम से समझाऊं कि इसका मतलब क्या होगा, प्रोजेक्शन का मतलब, डायग्राम से समझे प्रोजेक्शन का मतलब क्या होगा। ये जो मेरे पास कर्व्ड एरिया है, इस कर्व्ड एरिया का एक प्रोजेक्शन, मतलब मैं शैडो देखूं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शैडो देखूं, तो मुझे वो शैडो ऐसी दिखनी चाहिए। और इस छोटे से एरिया की जो शैडो बनेगी, छोटे से एरिया की जो शैडो बनेगी, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे मिल जाएगी। सही बात है क्या? इस छोटे से एरिया की शैडो हमें कुछ ऐसा मिलेगी, और इस पूरे कर्व्ड एरिया की शैडो कुछ ऐसा मिलना चाहिए। प्रोजेक्टेड जो स्मॉल एरिया है उसकी हमें शैडो कुछ ऐसा मिलना चाहिए। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो सभी अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में मैं यहाँ पर एक वॉल रखूं, उस वॉल पे इस एरिया की प्रोजेक्टेड शेडो लूं, इस एरिया का प्रोजेक्शन लूं, शेडो लूं, तो मुझे ऐसा ही रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। जो मैंने डायग्राम बनाया उस हिसाब से रेक्टेंगल ही होना चाहिए वो, है ना। ये चीज समझ में आएगी अच्छे से। इस छोटे से एरिया की जो शेडो होगी इस प्लेन सरफेस पे वो ये आएगी। बच्चे बोल रहे बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, तो ये अपने छोटे से एरिया का प्रोजेक्शन, मतलब छोटे से एरिया की शैडो टाइप हो गया। अब टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम? वो होता है इंटीग्रेशन, छोटे से फ्लक्स का इंटीग्रेशन। छोटे से फ्लक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है तो कांस्टेंट है ना, इसे तो बाहर ले सकते हो। इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा? प्रोजेक्टेड एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ डीए। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन कर देना। तो हर जगह छोटे छोटे एरिया का जो शेडो होगी उसका एडिशन, क्या वो एक कंप्लीट एरिया नहीं आ जाएगा? दिस इज कंप्लीट प्रोजेक्टेड एरिया। बोलो, क्या ये इंटीग्रेशन हर छोटे छोटे एरिया का प्रोजेक्शन को एड अप करूंगा तो ये मुझे पूरा एरिया नहीं मिलेगा? हाँ, तो मुझे ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा ई इंटू प्रोजेक्शन ऑफ कंप्लीट एरिया इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अच्छे से समझिए इस बात को। एक छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालने के लिए dA cos थीटा का मल्टीप्लाई ई में करना था। dA cos थीटा का मतलब क्या था कि छोटे से एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्शन, तो छोटे से एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्शन, ऐसा छोटा सा एरिया मिलेगा मुझे। और ऐसे में सभी स्मॉल स्मॉल एरिया का प्रोजेक्शन इस पूरे सरफेस पे देखूंगा तो मुझे पूरे सरफेस का एरिया मिल जाएगा। देखो अच्छे से, तो E इंटू प्रोजेक्टेड एरिया करके भी मैं फ्लक्स निकाल सकता हूँ। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह एक जैसी है, मैग्नीट्यूड भी हर जगह एक जैसा है, तो उसका मैग्नीट्यूड को बाहर निकाल लिया मैंने, और उसकी डायरेक्शन एक जैसी है, इसलिए प्रोजेक्टेड एरिया हमेशा एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो पूरे एरिया का प्रोजेक्शन ले लो, आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो बहुत इजी चीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो कर्व्ड एरिया का भी फ्लक्स निकालना बहुत आसान है। आपको एरिया का कर्वेचर नहीं देखना है, आपको उस एरिया की शैडो देखना है, आपको उसका प्रोजेक्शन देखना है। उसका प्रोजेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? सभी बच्चे अच्छे से समझिए, कोई भी इसमें डाउट है कुछ भी पूछ सकते हो आप। चलो मेरे पास एक बच्चे का जवाब आया, उससे क्लियर है। बाकी बच्चे भी देखिए, क्या ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट करना क्या है इसका मतलब? बच्चे बोलते हैं क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो अगर ये क्लियर है तो इसका मतलब मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक है ना स्फीयर था,
उस स्फीयर को मैंने एग्जैक्टली आधा काट दिया तो हेमिस्फीयर बन गया वो, तो ये हेमिस्फीयर बन गया। ठीक है, मैंने उसको काटा एकदम वर्टिकल प्लेन से, एक वर्टिकल प्लेन से कट करा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थी और यूनिफॉर्म थी, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये जो स्फीयर थी इसकी रेडियस r है, ये स्फीयर है। ठीक है, इस स्फीयर की कर्व्ड एरिया से आपको फ्लक्स निकालना है। यू नीड टू फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड एरिया ऑफ स्फीयर। आपको स्फीयर के कर्व्ड एरिया से, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर लिखना चाहिए मुझे, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर के कर्व्ड एरिया से आपको फ्लक्स बताना है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दे दिए, तो बताओ क्या जवाब दोगे? मेरे पास जवाब भी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया वैभव, बुरहानुद्दीन। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी बच्चे सही जवाब दे रहे। तो अब यहाँ पर हमको प्रोजेक्टेड एरिया देख लेना है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एरिया का प्रोजेक्शन क्या है वो देख लो। तो ये जो कर्व सरफेस है इसका प्रोजेक्शन, इस कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन हमको ये प्लेन एरिया से दिखेगा। दिस प्लेन एरिया which is pi r square is going to be the projection of curved area in direction of electric field, है ना। इस स्फीयर का, हेमिस्फीयर की जो कर्व सरफेस थी उसका प्रोजेक्शन ऐसे देखेंगे तो ये बेस का एरिया दिखेगा, एंड दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इनटू ई शुड बी फ्लक्स, यहाँ फ्लक्स हो जाना चाहिए पाई आर स्क्वायर इनटू ई, दिस शुड बी आंसर फॉर द फ्लक्स। आ रहा है सबको अच्छे से? वैसे सबने आंसर ये दिया था, वेरी गुड। चलो ये अच्छे से क्लियर है आप सबको। और भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। फिर अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास एक कोन रखा हुआ है, मेरे पास एक कोन रखा हुआ है ना, एक कोन रखा हुआ है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया उसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोन रखा, कोन की हाइट h, बेस की रेडियस r। अब मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द फ्लक्स व्हिच इज इनकमिंग इनटू द कोन, फ्लक्स इनकमिंग इनटू कोन, तो बताओ क्या जवाब दोगे? कोन के अंदर कितना फ्लक्स एंटर हो रहा है, मतलब कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंटर कर रही कोन के अंदर, क्या जवाब दोगे? युवान का सही है, वेरी गुड युवान। सोहम दिमाग लगाओ, गलत है। राघव सही है। कुछ बच्चे सही कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ, युवान गलत है थोड़ा सा, है ना, मैंने मिस्टेक कर दी। चलो यस, काफी बच्चों का सही जवाब आ रहा है, बेस इज 2r, हाँ बेस 2r लेना पड़ेगा, सही है। हाँ यस, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया जब देखेंगे अपन कोन का, कोन का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया देखेंगे तो यू विल गेट अ ट्राइंगल, आपको मिलेगा एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का बेस होगा 2r और हाइट होगी h, इसका एरिया जो होगा होना चाहिए हाफ बेस इंटू हाइट, तो आ जाएगा आर एच, बस। तो फ्लक्स होना चाहिए ई इंटू आर एच। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फ्लक्स निकाल सकते हो ना। इज दिस क्लियर? अच्छे से आ रहा है ये? वेरी गुड, ठीक है। तो अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन एरिया से फ्लक्स निकालना आसान होता ही था, कर्व्ड एरिया से निकालना भी सीख लिया अपन ने। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जिसमें ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म दूंगा, ना एरिया में थोड़ा सिंपल दूंगा, एरिया भी अच्छा टफ दे दूंगा, है ना। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सारी इजी इजी चीजें हो गई अपनी। अगला क्वेश्चन, आई हैव अ पॉइंट चार्ज क्यू, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, उसके सामने
मेरे पास एक ना सर्कुलर एरिया है, एक सर्कुलर एरिया है, ठीक है। चार्ज इज ऑन एक्सिस ऑफ एरिया, ये जो एरिया है इसके एक्सिस पे चार्ज है। ये जो सर्कुलर एरिया है वो यहाँ पे किस रेडियस का है, वो आर रेडियस का है, और पॉइंट चार्ज यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे था, पॉइंट चार्ज यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे था। तो सिचुएशन समझो कि क्या हो रही है, जैसे कि एक रिंग जैसे ही है मेरे पास, वो रिंग के एक्सिस पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, रिंग की रेडियस आर है, ये सिचुएशन है, ठीक है। यू नीड टू फाइंड फ्लक्स थ्रू एरिया ऑफ द रिंग ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से रिंग के एरिया से फ्लक्स कितना जा रहा है, करो एक बार आप कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। एक बार समझो कि क्वेश्चन क्या है और करो ट्राई। ये हटा रहा हूँ मैं। चार्ज और रिंग पे कोई चार्ज नहीं है, रिंग इज जस्ट एन एरिया जिससे फ्लक्स चाहिए, रिंग कोई मेटल की नहीं है, दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी सरफेस जिसपे से आपको फ्लक्स कितना पास हो रहा है निकालना है, ठीक है। और रिंग के अंदर से आपको कितना फ्लक्स पास हो रहा है, रिंग का एरिया ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। टू दिस एरिया फ्लक्स कितना पास होगा बताना है। चलो कुछ जवाब आ रहे हैं मेरे पास। गोपाल मुझे आंसर गलत लिख रहा है बेटा, 2π/k⁵। अंश गलत लग रहा है मुझे आंसर। कई बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, बट मुझे अफ्रेड की गलत लग रहे। कोई आपका तरीका बताएगा जिन्होंने भी आंसर दिए कि कैसे करा, कुछ बताओगे आप किस तरह से आपने अटेम्प्ट करा। सर्कुलर रिंग के एलिमेंट्स लेना होगा, फिर इंटीग्रेशन, एलिमेंट मानकर स्केलरली ऐड ई इनटू एरिया, यस यही करना है। चलो मैं भी बता देता हूँ क्या करना चाहिए था। यहाँ से किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पे चलते और वहां पर एक ऐसा रिंग कंसिडर करते स्मॉल आर रेडियस की, और इस रिंग का थोड़ा सा एरिया बनाने के लिए मैं आर में वेरिएशन कर देता हूँ डी आर का। तो मैंने रेडियस में छोटा सा वेरिएशन करा डी आर का, और स्मॉल आर रेडियस की रिंग ली, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ, साइड व्यू दिखाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो मेरा पॉइंट चार्ज था, इसको 3D में नहीं, अब केवल साइड व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो साइड व्यू में रिंग हमको ऐसी एकदम दिखेगी, है ना। इस रिंग में मैं सेंटर से आर पे गया हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी विड्थ मैंने डी आर की ली है, डी आर की विड्थ ली। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉइंट चार्ज की वजह से वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे एंगल पे आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे एंगल पे होगी। और कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस x थी, वो r थी, ये चार्ज q था, तो q चार्ज से यहाँ की डिस्टेंस आप जान रहे हो कितनी होगी, उसको
आप लिख सकते हो √x² प्लस r²। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा KQ अपॉन x² प्लस r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर चाहिए। एरिया वेक्टर किधर होगा यहाँ पे? तो ये छोटी सी रिंग का एरिया वेक्टर, इस पूरी रिंग पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ये डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की, और ये एंगल थीटा कहूं तो इधर भी थीटा ही था। तो छोटा सा एरिया को मैग्नीट्यूड में क्या लिखेंगे अपन? डीए एरिया पूरी रिंग में एंगल तो सेम ही बनेगा। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे देखूं या यहाँ पर देखूं, एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड का सिमेट्री से सेम होगा। और दिस कंप्लीट रिंग, नीचे भी अपन वही थीटा एंगल पे जाके रिंग लेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा एरिया वेक्टर इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे एंगल पे आएगा। ठीक है, तो एरिया इस पूरी रिंग पर सेम, सॉरी एंगल इस पूरी रिंग पर सेम है। तो अब छोटा सा एरिया कितना लिख देंगे? 2πr dr। ये छोटा सा एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एंगल अपन को दिख रहा है इनके बीच में थीटा। बस अब स्मॉल प्लस लिख सकते हो, हो जाएगा E स्मॉल एरिया इनटू cos थीटा, E dA cos थीटा। चलो, क्या इतनी चीज समझ में आई अभी तक? क्या यहाँ तक की चीज समझ में आई? मैंने चार्ज से देखा तो मुझे एक रिंग पे सिमेट्री दिखेगी। इस पूरी रिंग पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंगल पे आएगी, एंड दैट एंगल इज गोइंग टू बी कांस्टेंट विद द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एरिया। क्या ये चीज समझ में आ रही है अभी तक? चलो, अभी तक तो मेरे को कोई डाउट नहीं दिख रहा है। वेरी गुड। चलो, तो आगे बढ़ते फिर। अभी हमारा स्मॉल फ्लक्स आ गया। अब स्मॉल फ्लक्स में देखो, ये r cos थीटा दो वेरिएबल है। यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है और ये r भी वेरिएबल है। हमको दो वेरिएबल अच्छे नहीं लगते, एक ही वेरिएबल में इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपन। तो मैं इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो लेट अस चेंज एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ थीटा, बिकॉज थीटा से इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। तो r x और थीटा में रिलेशन था कि r इक्वल टू x tan थीटा। तो dr हो जाएगा मेरे पास x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं अपन। ठीक है, तो d5 हो गया मेरे पास। ये डिस्टेंस हो जाएगी x sec थीटा, तो k क्यूब अपॉन x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा into 2πr, r is x tan theta into dr is x sec square theta d theta and there is a cos theta। ये एक्सप्रेशन आया थीटा के टर्म्स में। देख लो, k q ये पूरा x sec square theta बन जाएगा। 2πr को लिखा है x tan theta, dr x sec square theta d theta cos theta, है ना। चलो, अब इसमें देखो, जो कैंसिल हो रहा है, कट पिट रहा है, काट दो। ये sec square theta है, sec square theta गया। ये न्यूमरेटर में देखो x और x 2x, x स्क्वायर नीचे x स्क्वायर गया। ठीक है, तो 2π k क्यूब, 2π k क्यूब tan थीटा cos थीटा, tan थीटा इनटू cos थीटा sin थीटा बचेगा। तो ये आ रहा है 2π k क्यूब sin थीटा d थीटा। भाई इतना सा बच रहा है, देखो एक्सप्रेशन बहुत ही छोटा सा अच्छा एक्सप्रेशन आ गया। बस अब इसे इंटीग्रेट कर लो पूरे फ्लक्स के लिए। तो टोटल फ्लक्स शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस d5 2π k क्यूब sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन। अब लिमिट थीटा क्या आ जाएगी? 0 से लेके पूरा ऊपर तक का जो एंगल है, मान लो ऊपर तक का एंगल फाई है, कुछ अल्फा अल्फा ले लो, तो 0 से अल्फा लिमिट लगा लो एंगल की। तो फ्लक्स जो पास हो रहा है हमारे दिए हुए एरिया से 2π k क्यूब 1 माइनस कॉस अल्फा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन करके। ये आ गया हमारा आंसर 1 माइनस कॉस अल्फा। अब चाहो तो कॉस अल्फा की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो ये आ गया 2π k क्यूब 1 माइनस कॉस हो जाएगा परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये होना चाहिए था आंसर, जो मुझे किसी का नहीं दिखा अभी तक। नई बात, देखो सभी बच्चे, क्या किसी का आंसर मैच करा था? मुझे तो नहीं दिख रहा था सर। हाँ बोलो। सर, ये तो ऐसा डिस्क का फ्लक्स जैसा लग रहा है ना, कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से पूरा
हमने एरिया ले लिया पूरा डिस्क का और वही तो उस पूछा था मैंने, पॉइंट चार्ज की वजह से इस सरफेस से फ्लक्स कितना जा रहा है, ये तो पूछा था क्वेश्चन, यही था। तो रिंग थे ना, हाँ रिंग रिंग दी हुई थी ना सर आपने, तो रिंग, तो रिंग और डिस्क में सेम होगा क्या? देखो, फ्लक्स पूछा जाता है एरिया से, फ्लक्स पूछा जाता है एरिया से, आपसे पूछा गया फ्लक्स थ्रू एरिया ऑफ रिंग। हाँ मतलब अंदर से पूरा। हाँ, रिंग का एरिया पूरा सरफेस उसकी जो होगी पाई आर स्क्वायर बोलेंगे ना अपन, तो हाँ हाँ एक हाँ। सर्कल का एरिया पूछता है तो अपन उसकी सरकमफेरेंस थोड़ी बोलते, उसका एरिया देते हैं ना, पाई आर स्क्वायर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उससे बॉडी से ही पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं, है क्या? बॉडी से बोला ही नहीं था ना, आपको एरिया दिया है, एरिया ऑफ रिंग, पूरा सेंटेंस है एरिया ऑफ रिंग, इट इज नॉट रिंग ओनली, एरिया ऑफ रिंग से फ्लक्स पूछा है। ओके सर। ये कंप्लीट सेंटेंस है जो बता रहा है एरिया क्या है, तो मुझे इस पूरे एरिया से फ्लक्स चाहिए था। ओके, एरिया ऑफ रिंग का मतलब होता है इस पूरे एरिया से फ्लक्स। चलो, अब आई होप कि क्लियर है, वेरी गुड, है ना। तो ये आंसर आ गया। अब जरा आंसर को एनालाइज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फ्लक्स का आंसर के डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो रहा है मेरे पास q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 4 पाई। देखो ऐसा लिख सकता हो क्या आंसर में, k को लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसा लिख सकता हो ना, ऐसा लिख सकता हो ना। क्या इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या चीज है, कुछ पता है क्या आपको, ये क्या चीज है, कुछ पता है क्या? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल है, बहुत बढ़िया, है ना। ये सॉलिड एंगल है, ये हमारा जो पॉइंट चार्ज है ना उस लोकेशन पे, ये जो हमारा सरफेस थी, जो हमारी सरफेस थी, इस सरफेस का यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बन रहा था, ये वो है। एक सरफेस किसी पॉइंट पे कोन जैसा बना है और उस कोन का सेमी वर्टेक्स एंगल अल्फा, तो उसका जो सॉलिड एंगल होता है, ये सॉलिड एंगल जो होता है, ये आता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो ये सॉलिड एंगल है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, जो इस सरफेस ने इस पॉइंट चार्ज पे सस्टेन करा है। ये सरफेस पॉइंट चार्ज पे कितना सॉलिड एंगल बना रही है, ये वो सॉलिड एंगल है, डिवाइड बाय 4 पाई, ये पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल होता है उसके सेंटर पे। एक कंप्लीट स्फीयर का अंदर उसके सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बनता है, सॉलिड एंगल ऑफ कंप्लीट स्फीयर, वो आता है 4 पाई। सॉलिड एंगल डिफाइन कैसे करते थे अपन, कर्व्ड एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो कर्व्ड एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का, और तो आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 4 पाई, तो सेंटर पे जो कर्व्ड एरिया का पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल बनता है 3D में, दैट इज 4 पाई। तो ये ऐसा लिखा है जैसे कि कोन ने जो यहाँ सॉलिड एंगल बनाया, डिवाइड बाय पूरे स्फीयर का जो सॉलिड एंगल था, और इनटू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये यूनिटरी मेथड जैसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से जो टोटल फ्लक्स निकलता है, मैंने बताया था आपको पॉइंट चार्ज का टोटल फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो टोटल फ्लक्स अपॉन टोटल सॉलिड एंगल, ये हो गया पर यूनिट सॉलिड एंगल फ्लक्स इनटू सॉलिड एंगल। ऐसा समझ में आ रहा है? नहीं भी समझ में आए तो टेंशन मत लो, बस समझने की कोशिश करो, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी आए तो उसको अपन बाद में देखेंगे, बाद में वापस से सीखेंगे इससे। तो q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है एक पॉइंट चार्ज q से निकलने वाला टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स इमिटेड बाय पॉइंट चार्ज, वो टोटल फ्लक्स इमिट होता है 4 पाई सॉलिड एंगल में, एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा है, तो पूरे 3D में फ्लक्स फैलता है उसका, तो पूरा 3D का जो एंगल है वो 4 पाई है, तो इतना फ्लक्स पूरे 4 पाई सॉलिड एंगल में जाता है, तो फ्लक्स अपॉन 4 पाई हो गया पर यूनिट सॉलिड एंगल कितना फ्लक्स है, ये हो गया यूनिट सॉलिड एंगल का फ्लक्स इनटू ये कोन का सॉलिड एंगल जो यहाँ बन रहा है। तो एक तरह से यूनिटरी मेथड है कि q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकल रहा है 4 पाई एंगल में, तो यूनिट एंगल में लिख लेगा q बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 4 पाई, तो अब इतने एंगल में कितना फ्लक्स निकलेगा वो एंगल मल्टीप्लाई करा, है ना। हाँ वैभव, वो ऐसा भी बात हो रही है, यस, समझ में आ रही चीज ये वैभव, वो भी सही बात है आपकी, पर अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। चलो,
तो ये अपन को ऐसा याद रखने में आसान रहेगा अगर इस तरह से याद रखोगे, ठीक है। चलिए, तो अपन ने निकाला कि पॉइंट चार्ज की वजह से एक डिस्क जैसे एरिया से एक रिंग के टोटल एरिया से फ्लक्स कितना जाता है। सर वी कैन कंसिडर रिंग एज अ शेडो ऑफ पार्ट ऑफ स्फीयर। हाँ ये भी बात सही है, रिंग को एक स्फीयर की शेडो, स्फीयर के सरफेस की थोड़ी शेडो जैसा लेके भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं, एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर वो स्फीयर का सॉलिड एंगल कैसे आया, स्फीयर का सॉलिड एंगल कैसे आया, स्फीयर का पूरा सरफेस का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर जो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और सॉलिड एंगल डिफाइन होता है एरिया बाय आर स्क्वायर, तो वो इट विल बी 4 पाई, एरिया बाय आर स्क्वायर विल बी 4 पाई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ मेरे पास एक सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंडर, लेंथ सिलेंडर की एल है मान लो, और इसके बेस की रेडियस आर है, और ये सिलेंडर का एक्सिस हुआ। इस सिलेंडर के एक्सिस में एकदम बीच में एक चार्ज रखा हुआ है, सिलेंडर के एकदम सेंटर में पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ना। आपको मुझे बताना है फ्लक्स फ्रॉम कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। आपको बताना है कि सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है उससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, ओनली कर्व सरफेस से बताना है। करिए ट्राई। You need to find flux from the curved surface area of cylinder. कर्व्ड सरफेस का एलिमेंट रिंग लेंगे, यस बुराउद्दीन। नहीं गगनदीप गलत लग रहा है आंसर मुझे, आपका आंसर गलत है आपका। एलिमेंट कैसा लेंगे, चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना है, पॉइंट चार्ज बीच में रखा हुआ, पॉइंट चार्ज की वजह से फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की यूनिफॉर्म नहीं होती है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस छोटे से एरिया पे कांस्टेंट जैसी ले सकते हैं, है ना, और उस एरिया पे आप ये भी चाहेंगे कि एंगल सेम बन जाए, एरिया के नॉर्मल का, सरफेस के नॉर्मल का इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल सेम रहे पूरे पूरे छोटे से एरिया पे। तो छोटा सा एरिया ऐसा लेना चाहिए जिसपे पूरे छोटे एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक जैसी दिखे, तो सिमेट्री टाइप कुछ हो, और एंगल भी सेम हो एरिया के नॉर्मल का इलेक्ट्रिक फील्ड से, ऐसा कुछ छोटा सा एरिया लो। करो। माधव बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पर मैं चाहता हूँ माधव आप इंटीग्रेशन से करो इसको, है ना, ये आपका तरीका सही है, पर इंटीग्रेशन से करो। प्रोजेक्शन एरिया नहीं सोच सकते गोपाल, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पर।
सर्वेश मैंने गॉस लॉ पढ़ाया ही नहीं है, तो गॉस लॉ कोई यूज नहीं करेगा। आई वांट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन प्योरली ऑन इंटीग्रेशन। कोई इसमें ट्रिक व्रिक कुछ नहीं लगाना है, जो अभी तक पढ़ा है वही करना है। गॉस लॉ एक अच्छी ट्रिक होती है, पर अपन को दूसरे तरीके भी अच्छे से आना चाहिए। नहीं यशवर्धन, और कैसे करेंगे आप यशवर्धन? जो भी तरीका बोल रहे हो उसमें कैसे करेंगे, पूरा ढंग से सोचो। फ्लक्स के लिए ई डॉट डी ए करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल आपको चाहिए, है ना? ढंग से करोगे तो समझ में आएगा कि आपको सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि अच्छे से दिखे हमको। तो ये मैं सिलेंडर को फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस वॉज द सिलेंड्रिकल कर्व एरिया जिससे आपको फ्लक्स निकालना था। ठीक है, दिस वॉज द सिलेंड्रिकल कर्व एरिया जिससे फ्लक्स निकालना था। ठीक है, लेट, और इसके सेंटर पे बिल्कुल पॉइंट चार्ज रखा था क्यू। एक काम करते हैं, पॉइंट चार्ज जिस लोकेशन पे है ना, वहां से चलते हैं कुछ डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, और एक यहाँ पे स्ट्रिप कट करते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर में हमें स्ट्रिप जो दिखेगी इट विल बी लाइक दिस। सिलेंडर में जो हमें स्ट्रिप दिखेगी इट विल बी लाइक दिस, है ना? ऐसी स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। ये जो स्ट्रिप बनेगी, इस स्ट्रिप पर हर पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट चार्ज से सेम आएगी, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही एंगल पे आएगी। ये रेडियस हमको आर दी थी क्वेश्चन में, तो ये डिस्टेंस जाएगी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और ये जो हमारी रिंग जैसी एलिमेंट दिख रहा है, इसके हर जगह जो नॉर्मल की डायरेक्शन है, इसके सरफेस से नॉर्मल के साथ ये एंगल हमेशा सेम दिखेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये चीज समझ में आ रही है क्या? ऐसे में नीचे भी दिखा था यहाँ पे, तो नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता, डिस्टेंस सेम होने से सेम मैग्नीट्यूड लिखते हैं आप, और यहाँ पे रिंग का जो नॉर्मल का इसके साथ एंगल होता वो सेम होता। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? बोलो। चलो यशवर्धन आप ट्राई करिएगा, मतलब मैं तो बहुत तरीके से कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, आप जो चाह रहे हो वो करके देखना खुद। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कितना सिंपल कितना डिफिकल्ट है। अभी इस चीज पे ध्यान दीजिए सब बच्चे। ठीक है, कोई भी बच्चा दूसरा जो तरीका सोच रहा है, आप लोग उसको पेपर पर ढंग से लिख कर करो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके को समझो। तो हमने एक रिंग जैसा कट करा यहाँ पे सेगमेंट, मैंने सिलेंडर में ऐसा सेगमेंट कट करा, तो मुझे ऐसी रिंग जैसी दिखेगी। ये जो स्ट्रिप दिखेगी मुझे, एक सर्कुलर स्ट्रिप दिखेगी। इस स्ट्रिप पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, और हर जगह इसके नॉर्मल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल भी सेम है। तो ये मेरा छोटा सा एरिया ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा एरिया छोटा सा ऐसा लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल लिखते बने मुझे और एरिया लिखते बने। अब ये मैंने विड्थ यहाँ पे डीएक्स ली थी, मैंने ये विड्थ डीएक्स ली थी स्ट्रिप की, ये विड्थ डीएक्स है, और इसकी जो सरकमफेरेंस होगी इट विल बी 2 पाई आर। तो इसका जो छोटा सा एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए 2 पाई आर इंटू डी एक्स। ये छोटा सा एरिया होना चाहिए इसका 2 पाई आर इंटू डी एक्स। एंड देखो ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकल अपोजिट ये थीटा होगा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा। चलो अब छोटा सा फ्लक्स लिखते हैं अपन। छोटा सा फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर into small area which is 2 pi r dx into cos of theta। ये लिख देंगे अपन।
ये हो जाएगा छोटा सा फ्लक्स। और पूरे को थीटा में कन्वर्ट कर लो चाहो तो, है ना, पूरे को थीटा में कन्वर्ट कर लो। तो थीटा देखो यहाँ वर्टिकल से एंगल है, ये वर्टिकल से एंगल यहाँ थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस एक्स थी, तो x बाय आर इज टेन थीटा, x बाय आर इज टेन थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो x इक्वल टू आर टेन थीटा दिख रहा है, ये x ये r, तो x बाय आर इज टेन थीटा। इसको डिफरेंशिएट करो तो dx हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये सब उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो वहां, फिर उठा के सब्स्टिट्यूट करोगे तो आएगा k क्यू, नीचे हो जाएगा मेरे पास r sec थीटा का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 2 पाई r कांस्टेंट, dx को लिख देना r sec स्क्वायर थीटा d थीटा एंड देयर वाज द cos थीटा। ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अब अच्छे से देखो, जो कट पीट रहा है काट पीट दो, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर गया, 2 पाई k क्यूब, d पाई आ रहा है 2 पाई k क्यूब cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन। अब लिमिट क्या लगाए, तो थीटा क्या था वो देखो, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब मैं एकदम इस कॉर्नर पे चले जाऊंगा, एकदम इस कॉर्नर पे चले जाऊंगा, तो ये थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इधर हो जाएगी और दूसरे डायरेक्शन में ये वैल्यू हो जाएगी। तो मान लो ये एंगल अल्फा थे, कौन से एंगल अल्फा थे, वर्टिकल के साथ, ये हमारे यहाँ पर जो एंगल थे ये मान लो अल्फा थे, ये इनको बीटा बोल देता हूँ, पिछली बार मैंने अल्फा बोला था, फिलहाल बीटा बोल देता हूँ। तो माइनस बीटा से प्लस बीटा लिमिट होनी चाहिए, लिमिट शुड बी फ्रॉम माइनस बीटा टू प्लस बीटा एंगल की। बस अब इंटीग्रेशन कर लो, ये तो पाई लिख रहा हूँ मैं, टोटल फ्लक्स, तो 2 पाई के क्यूब cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, लिमिट डालो तो 2 sin बीटा आ जाना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है ये, देखो अच्छे से। और 2 पाई के, ये वापस से k को वो डाल दो अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 2 sin बीटा अपॉन 4 पाई, ऐसा लिख सकता हूँ। sin बीटा अगर मैं इसे अल्फा बोलूं तो बीटा को लिख सकता हूँ 90 माइनस अल्फा, तो ये cos लिखा हुआ है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई इंटू 2 cos ऑफ अल्फा अपॉन 4 पाई। ध्यान से देखो तो ऐसा लिखा हुआ है। चलो यहाँ तक अपना आंसर तो यही आ गया था। अब चाहो तो बीटा साइन बीटा की वैल्यू आर और एल के टर्म में कन्वर्ट कर देना, तो वो आंसर आ जाएगा। और मैंने उसे थोड़ा अलग तरीके से भी लिखा, क्या ये समझ में आ रहा है। मेरे पास एक डाउट आ रहा है, इलेक्ट्रिकल में तो पावर 3/2 होगी, क्यों होगी बेटा 3/2, ये पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक यहाँ पे लिखेंगे तो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा ना, बस 3/2 क्यों होगी विभव, यहाँ पॉइंट चार्ज की हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, क्लियर, ओके। चलो और कोई डाउट, देखो पूरा सब अच्छे से, कहीं किसी को भी कोई समस्या हो तो पूछो मेरे से, देख लो अच्छे से। चलो सब चीज अच्छे से क्लियर सबको, लास्ट में कॉस अल्फा कैसे आ गया, अच्छा ये मैंने देखो ये क्या करा, ये बीटा ये अल्फा दिख रहा है, ये वाला एंगल बीटा है, इसको अल्फा बोला। अगर इसको अल्फा बोलूंगा तो साइन बीटा को कॉस अल्फा नहीं लिख सकता क्या ना, बीटा इज 90 माइनस अल्फा हो रहा है ना, तो साइन बीटा कॉस अल्फा हो जाएगा, सही है, यस ओके वेरी गुड। चलो अभी अगर आ गया अच्छे से तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, what will be the total flux by the complete area of cylinder, what will be the total flux by complete area of cylinder,
सिलेंडर से टोटल फ्लक्स क्या जा रहा था, बताओ। सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ कर्व सरफेस एंड 2 प्लेन सरफेसेस। ये कर्व सरफेस और ये 2 प्लेन सरफेस, ये 3 चीज को मिला के सिलेंडर बन रहा है। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है उससे, बताओ। तो हमका जवाब आ रहा है। वेरी गुड गोपाल। पिछले क्वेश्चन में हमने, पिछला क्वेश्चन जो करा मैंने उसमें इसी एरिया से फ्लक्स निकलवाया था, याद करो। पॉइंट चार्ज रखा है और ऐसा रिंग जैसा एरिया दिया था, उससे फ्लक्स निकलवाया था। तो इस एरिया का फ्लक्स पिछले क्वेश्चन में निकाला था आपने, इस एरिया का फ्लक्स पिछले क्वेश्चन में निकाला था, और अभी ये कर्व सरफेस का निकाला। तो पिछले क्वेश्चन में इन दोनों से फ्लक्स जो होगा वो डबल कर देना और कर्व सरफेस का फ्लक्स जोड़ देना, ठीक है। तो फ्लक्स टोटल जो होना चाहिए फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम फ्लक्स थ्रू द प्लेन एरिया। सिलेंडर से टोटल फ्लक्स होना चाहिए उसके कर्व सरफेस से एरिया प्लस 2 टाइम प्लेन सरफेस से एरिया। कर्व सरफेस का अभी फ्लक्स निकाला आपने, वो आ रहा है 2 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई, मैं cos अल्फा के टर्म में लिख रहा हूं, अपॉन 4 पाई, प्लस प्लेन एरिया का फ्लक्स पिछले क्वेश्चन में निकाला था आपने, वो आया था q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई इनटू 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 4 पाई। जस्ट ऐड दिस टू थिंग, इनको जोड़ दो तो आपको मिलेगा q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मिलेगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यों हो रहा है ऐसा, q बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों आ रहा है? सभी बच्चे मुझे बताओ ऐसा क्यों हो रहा है कि q बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है? तो जवाब, मैंने सिलेंडर से टोटल फ्लक्स पूछा तो टोटल फ्लक्स आपका आंसर आ गया कि q बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। सॉलिड एंगल 4 पाई हो गया, वेरी गुड, क्योंकि एक चार्ज से उतनी फील्ड लाइन निकलती है, वेरी गुड, क्योंकि पूरी तरह इनक्लोज कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। क्योंकि हमारा अब ये जो सिलेंडर के प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस मिलाकर इस चार्ज को अच्छे से इनक्लोज कर रहे हैं, तो चार्ज को आपने पूरी तरह से इनक्लोज कर दिया, तो चार्ज से निकलने वाली सारी फील्ड लाइन आपके सरफेस से क्रॉस कर रही है, और टोटल फील्ड लाइन का जो नंबर किसी चार्ज से निकलता है वो है q बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही बात? तो दिस इज द टोटल फ्लक्स इमिटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज कितना फ्लक्स निकालता है अपने में से, q बाय एप्सिलॉन नॉट, इतनी फील्ड लाइन उससे निकलती है, और आपने सारी फील्ड लाइन को इंक्लोज करा, आपने पूरे चार्ज को ढंग से पूरी तरह से पैक कर दिया, तो इतना ही फ्लक्स जाना चाहिए था, दैट्स द आंसर ये आ रहा है। इज दिस क्लियर? या, वेरी गुड। नहीं यशवर्धन, 4 पाई कॉस नहीं हो रहा है बेटा, ढंग से देखो, वो अच्छे से देखो, ये सब ऐड करके ये आ जाएगा 4 पाई, ठीक है। चलो, तो हमारा आंसर आ रहा है q बाय एप्सिलॉन नॉट। q बाय एप्सिलॉन नॉट इज द टोटल फ्लक्स इमिटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। अब अपन गॉस लॉ को प्रूव कर बैठे, हमने गॉस लॉ प्रूव कर दिया है, ये अपन ने जो पूरा प्रोसेस करी ना, इसमें गॉस लॉ एक तरह से प्रूव हो गया है, ठीक है। तो ढंग से गॉस लॉ को प्रॉपर्ली लिख लेते हैं अब, है ना। अब अपन गॉस लॉ को प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। सर सेकंड लास्ट स्टेप में 4 पाई होगा बेटा, ये तुम ऐड करके देखो, q बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, सब कुछ सॉल्व कर कुरा के। सेकंड लास्ट स्टेप में ये सारी स्टेप मुझे ऐसा लग रहा है कि सही लिखी हुई है, ठीक है, सारी स्टेप बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो नाउ अब अपन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे गॉस लॉ फॉर्मली। अब अपन सर हाँ सर वो बोलो। कर्व सरफेस वाले में 2 पाई इंटू 2 कॉस अल्फा है ना 2 पाई इंटू 2 कॉस अल्फा, ऊपर। हाँ यार ये मेरे से गलती हो गई, 2 पाई इंटू 2 कॉस अल्फा, बिल्कुल सही, 2 पाई इंटू 2 कॉस अल्फा होना चाहिए। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा चला लिया करो यार, कभी कभार छोटी सी गलती कर दूं तो, ठीक है। चलो अब अपन आ जाते हैं गॉस लॉ पे। गॉस लॉ, गॉस लॉ लिखिए। गॉस लॉ इज अ मैथमेटिकल टूल, लिखिए, गॉस लॉ is a mathematical tool which is used to find total flux, which is used to find total flux by a closed surface area,
total flux by a closed surface area. Total flux by a closed surface area. देखिए, according to it, surface integration, of electric field vector, surface integration of electric field vector over a closed surface area, gives charge enclosed by epsilon naught. Gives charge enclosed by epsilon naught. In other words, the total electric flux crossing a closed surface area is equal to charge inside the closed area divided by epsilon naught. गॉस ने क्या बोला, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे पूरे क्लोज सरफेस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ डॉट प्रोडक्ट करके, सरफेस एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट करके पूरे क्लोज सरफेस पे से इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस पर हो रहा है, ये समझाने के लिए यहाँ पर एक रिंग लगाई जाती है। ये जो रिंग लगाई है मैंने इंटीग्रेशन के साइन पे, ये रिंग बता रही है कि हमारे पास जो एरिया है वो ऐसा एरिया है कि मैं पूरे सरफेस को कवर कर रहा हूँ, पूरे सरफेस को पैक कर रहा हूँ। मेरे पास एरिया इस तरह का एरिया है कि इट इज क्लोजिंग। क्लोज सरफेस एरिया का मतलब होता है जिसमें कहीं कोई ओपनिंग ना रह जाए, विच इंक्लोजेस अ वॉल्यूम। अगर मैं इस सरफेस को मैं कैसे भी आड़ा टेढ़ा घुमाऊं तो इसके अंदर जो भी अगर मैं फ्लूइड फिल कर दूं तो फ्लूइड बाहर नहीं आ सकता, है ना। जैसे मेरे पास अगर कोई बॉटल है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मेरे पास वाटर बॉटल है, ठीक है, ये वाटर की बॉटल की कैप अगर अच्छे से लगी है तो मैं इसको कैसे भी आड़ा टेढ़ा करूं तो इससे पानी बाहर नहीं आ सकता। पर इसकी कैप अगर ओपन हो और फिर मैं इसको टेढ़ा करूं तो ऑफकोर्स पानी बाहर आ जाएगा, है ना। तो ऐसी ओपनिंग नहीं होना चाहिए सरफेस में। ऐसी सरफेस जो हर तरफ से पूरी क्लोज है, उसके अंदर जाने की कोई जगह ही नहीं बाहर से, ऐसी सरफेस को अपन बोलते हैं क्लोज्ड एरिया। तो किसी क्लोज एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम इंटीग्रेशन कर दे सरफेस के साथ डॉट प्रोडक्ट करके, मतलब फ्लक्स निकाला, तो वो आता है कि अंदर कितना चार्ज रखा है, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझो गॉस लॉ ने क्या स्टेटमेंट दिया। मेरे पास अगर एक क्लोज सरफेस है, कुछ चार्जेस अंदर रखे हैं, कुछ चार्जेस बाहर, तो इस क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास करेगा वो केवल अंदर रखे हुए चार्ज पे डिपेंड करेगा, बाहर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। एंड इट शुड बी द सम ऑफ ऑल द चार्जेस व्हिच इज इनसाइड द सरफेस q1 q2 एंड q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से टोटल फ्लक्स बाय दिस क्लोज सरफेस एरिया आएगा। बताइए क्या ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक सब क्लियर है क्या? चलो बच्चे बोल रहे हैं यस। चलो इसका प्रूफ बहुत आसान हो रहा है, बहुत आसान है, क्योंकि बाहर कोई चार्ज होता है, अगर मान लो मेरे पास एक सरफेस है, यहाँ बाहर कोई चार्ज रखा है क्यों, तो उस चार्ज से जो भी फील्ड लाइन स्टार्ट होगी वो सरफेस को एक बार अंदर जाएगी, एक बार बाहर निकलेगी।
अंदर जाते समय वो हमारे यहाँ के छोटे से एरिया वेक्टर के उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ फ्लक्स नेगेटिव होगा, और जब वो बाहर निकल रही है यहाँ पर तो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग निकल रही है, तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। When this field line is entering the surface, flux is negative because area vector और field line का एंगल 180 है, और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अंदर जाते समय फ्लक्स नेगेटिव, बाहर जाते समय फ्लक्स पॉजिटिव, टोटल 0 फ्लक्स हो जाएगा। इस बाहर रखे हुए चार्ज की वजह से कोई भी फील्ड लाइन ऐसी हो ही नहीं सकती जो इसको अंदर जाए और बाहर ना निकले। जो भी फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर दी वो दो जगह से क्रॉस कर दी। दैट्स व्हाई टोटल फ्लक्स यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव मिलने से 0 मिलेगा। अगर किसी क्लोज सरफेस से बाहर चार्ज रखा होता है तो उस चार्ज की वजह से यहाँ पे फ्लक्स क्या होता है? 0। यहाँ से फ्लक्स क्या होगा? 0। ड्यू टू अ चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ सरफेस, उस सरफेस से क्लोज सरफेस से कोई नेट फ्लक्स पास नहीं कर सकता, टोटल फ्लक्स 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है? एक क्लोज सरफेस के बाहर कोई पॉइंट चार्ज रखा है तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से जितनी फील्ड लाइन क्रॉस करेगी वो अंदर एंटर करते समय नेगेटिव फ्लक्स बनाएगी, बाहर जाते समय पॉजिटिव फ्लक्स बनाएगी, नेट में फ्लक्स 0 हो जाएगा। पर अगर मेरे सरफेस के अंदर कोई चार्ज है तो इस चार्ज से सारी फील्ड लाइन जो भी निकलेगी बाहर वो सब पॉजिटिव फ्लक्स बनाएगी, वो सब हमारी सरफेस को क्रॉस करके जा रही है। All the field lines are completely crossing my surface. तो पॉइंट चार्ज से जितनी फील्ड लाइन निकलती है वो सारा का सारा फ्लक्स हमारे इस सरफेस से पास हो रहा है। एक पॉइंट चार्ज से कितना भी फ्लक्स निकल सकता है वो सारा हमारे कर्व सरफेस से पास हो रहा है। एक पॉइंट चार्ज से टोटल फ्लक्स जो निकलता है, हमने बात करी थी, इट इज q by epsilon naught। दैट्स व्हाई अब इससे फ्लक्स जो हो जाएगा वो लिखेंगे अपन q by epsilon naught। ठीक है, और अगर ये दोनों पॉइंट को मैं एक साथ यहाँ लिख दूं तो यही होता है कि अगर पॉइंट चार्ज मेरे पास बाहर प्रेजेंट है तो उनकी वजह से फ्लक्स नहीं आता है, अंदर के पॉइंट चार्ज का फ्लक्स आता है, नेट इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज यहाँ पे अलजेब्रिकली जोड़ना है, चार्ज को भी साइन पुट करना है, प्लस को प्लस, माइनस को माइनस रखना है। सर हाँ सर ये जो पॉइंट चार्ज बाहर रखा है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिफरेंट होगी, वो तो डिफरेंट एरिया के एक जगह पे और दूसरी जगह पे डिफरेंट होगी, तो सर फ्लक्स जो आएगा वो कैंसिल आउट कैसे हो जाएगा? अब आप समझो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब वो एरिया जिससे फील्ड लाइन एंटर कर रही है वो एरिया भी कम है, और वो एरिया जिससे बाहर निकल रही है वो एरिया भी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रही है लेकिन एरिया बढ़ रहा है ना, ओवरऑल Okay, sir. मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आ जाता है। यस, और आप खुद देखो अगर 4 फील्ड लाइन यहाँ से एंटर कर रही है तो 4 ही तो बाहर निकल रही है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन विच इज गोइंग इनसाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन विच इज गोइंग आउट, तो दोनों है ना कैंसिल हो जाएंगे। यस, चलो उसके बाद मेरे पास एक डाउट आया कि अगर चार्ज को बाउंड्री पे रख देंगे तो क्या करेंगे। देखो पॉइंट चार्ज एज सच फिजिक्स में अपन बोल तो देते हैं पर प्रैक्टिकली इट डज नॉट एग्जिस्ट। पॉइंट चार्ज प्रैक्टिकली डज नॉट एग्जिस्ट, हमेशा कुछ ना कुछ साइज होगा, और अगर साइज हुआ तो साइज का कितना हिस्सा हमारी सरफेस के अंदर है कितना बाहर है वो आप बता सकते हो। ठीक है, अगर हमने बोला, आपने बोला कि चार्ज को यहाँ रखना है इसकी बाउंड्री पर, तो बाउंड्री पे वो कुछ अंदर है कुछ बाहर है, कुछ अंदर है कुछ बाहर है, तो जितना हिस्सा उसका अंदर है उतना चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट विल बी द फ्लक्स। समझे? मेरे पास एक डाउट आया था कि चार्ज को अगर एकदम बाउंड्री पे रख दे तो क्या करेंगे। तो चार्ज एकदम बाउंड्री पे होगा तो कोई भी चार्ज प्रैक्टिकली पॉइंट तो होता नहीं, उसका कुछ साइज होगा, तो उसका थोड़ा हिस्सा अंदर थोड़ा बाहर होगा, तो जितना हिस्सा अंदर उस पर क्या चार्ज है वो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट विल बी द फ्लक्स। समझ में ये बात? यस, चलो वेरी गुड, है ना। और सर अगर ओनली सरफेस ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट चार्ज है तो ऑब्जेक्ट की सरफेस का कितना हिस्सा अंदर है कितना बाहर है वो देख लेंगे। भाई अंदर चार्ज कितना है बाहर कितना है वो देख लेंगे। हमारी कर्व्ड सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस है ये तो एक बाउंड्री होगी ना, इससे अंदर बाहर तो इजीली डिफाइन कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलो तो अब अपन गॉस लॉ से रिलेटेड सारे पॉइंट्स एक एक करके समझते चलते हैं। तो हमने ये समझा कि कोई चार्ज बाहर होता है तो उससे फ्लक्स 0 आता है, कोई चार्ज कर्व सरफेस के अंदर है तो उसका टोटल फ्लक्स हमारी कर्व सरफेस से पास होता है। ठीक है, एक एक करके अपन थोड़ा सा लिखते चलते हैं सारा पॉइंट। लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर गॉस थ्योरम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर गॉस थ्योरम।
इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर गॉस थ्योरम। देखो पहला पॉइंट, द टोटल फ्लक्स from a closed surface, the total flux from a closed surface is dependent only on the total flux from a closed surface is dependent only on the charge present inside the surface. Charge present inside the surface. The total flux from a closed surface is dependent only on the charge present inside the surface. But it doesn't mean we are not considering, charges present outside the surface. They are just creating zero flux. They are just creating zero net flux from our closed surface. They are just creating zero net flux from our closed surface. देखो गॉस लॉ के हिसाब से भाई किसी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो केवल अंदर के चार्ज पर डिपेंड हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बाहर वालों को कंसीडर नहीं करा था, इनको करा है कंसीडर, पर इन्होंने इस क्लोज सरफेस से जीरो फ्लक्स बनाया, नेट फ्लक्स जीरो बनाया। तो हम क्या करें भाई, इन्होंने जीरो बनाया तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि केवल अंदर के चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है। समझे? हमने सारे चार्जेस जो प्रेजेंट है ना सबका फ्लक्स निकाला है। अब वो बाय चांस ऐसा हो गया कि बाहर के जीरो बना रहे हैं और अंदर के केवल ही बना पा रहे फ्लक्स, लेकिन हम तो यहाँ सारे जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है सबका फ्लक्स निकाल रहे हैं। गॉस लॉ गिव्स यू फ्लक्स बाय ऑल द चार्जेस प्रेजेंट। ये जो फ्लक्स निकालते हैं ना अपन, ये जितने भी स्पेस में चार्जेस है सबका फ्लक्स मिलता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? किसी क्लोज सरफेस से गॉस लॉ स्पेस में जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है सबका क्या फ्लक्स पास हो रहा है वो बताती है। अब बाय चांस बाहर वाले जीरो बनाते हैं तो केवल अंदर वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या बोल रहा हूं मैं, बताइए कुछ। तो गोपाल तो बोल रहा है क्लियर है, वेरी गुड। बाकी भी बोल रहे बच्चे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड for integrate the electric field for calculation of flux, the electric field for calculation of flux is electric field by all the charges, present inside and outside the surface, ठीक है। the electric field for calculation of flux is by all the charges present both inside and outside the surface। यहाँ जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होती है ना वो सारे प्रेजेंट चार्जेस की लेंगे अपन, ऐसा नहीं कि केवल अंदर के चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। ठीक है, चलो मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ जो फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स इज बाय ऑल द चार्जेस प्रेजेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस। मेरे पास एक डाउट आया कि अगर चार्ज पॉइंट ना ही बॉडी नो हो तो ये समझ नहीं आया ये लिखा क्या है। सर अगर चार्ज पॉइंट ना ही बॉडी नो तो पता नहीं क्या लिख रहे हो। ठीक है, चलो अच्छा। ये जो क्लोज सरफेस होती है ना इसको अपन कई बार गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। गॉसियन सरफेस, कोई भी सरफेस जो पूरी तरह से क्लोज है उसे गॉसियन सरफेस भी कहा जाता है। ओके, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। मेरे पास एक डाउट आया है सर, अगर चार्ज पॉइंट की जगह पे बॉडी पर चार्ज हो तो बॉडी पे चार्ज हो तो भी क्या, कोई दिक्कत नहीं। कैसा भी चार्ज हो अंदर, इट इज पॉइंट और कोई लार्ज बॉडी है जिसपे चार्ज है, हमको तो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है वो देखना है, और जो भी अंदर टोटल चार्ज है बाय एप्सिलॉन नॉट शुड बी द फ्लक्स। ठीक है, यस।
चलो अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। गॉस लॉ इज वैलिड, लिखो, गॉस लॉ इज वैलिड, गॉस लॉ इज वैलिड for Coulombic electric field. Gauss law is valid for Coulombic electric field. Coulombic electric field. That is electric field generated by charges. Electric field generated by charges. Gauss law is valid for Coulombic electric field. That is electric field generated by charges. In hypothetical situations, it may not hold true. In hypothetical situations, it may not hold true. कई बार हमें ऐसा बोल देते हैं कि एक पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से, वो उन्होंने बोल दी कि 1/r के प्रोपोर्शनल। हमने पढ़ा है कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r² होती है, पर कुछ क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि भैया पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 1/r के प्रोपोर्शनल है। इट इज डिफाइंड कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है kq/r। उन्होंने ऐसा डिफाइन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को नए तरह से डिफाइन कर दिया। तब गॉस लॉ अपन नहीं लगा सकते, क्योंकि गॉस लॉ जो हमने पढ़ा है वो हमारे कोलम्बिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, कोलम्बिक फोर्सेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, केवल उसी के लिए वैलिड है। तो ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में गॉस लॉ मत लगाना। ये पॉइंट लिखा अपन है, समझ में आई क्या बात आपको ये? ठीक है, गॉस लॉ का जो रिलेशन अपन देख रहे हैं कि फ्लक्स इक्वल टू चार्ज बाय इनक्लोज, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट है, ये अपने नॉर्मल फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है, कोलम्बिक फोर्सेस के लिए। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में एप्लीकेबल नहीं होगा। यस, वेरी गुड, है ना। पर इसका मतलब ये मत निकालना कि एक अपन ने, मैंने शायद बताया था आपको कि नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड के रेट ऑफ चेंज से प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड के रेट ऑफ चेंज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, उसके लिए गॉस लॉ वैलिड है। उस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस लॉ वैलिड है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है राउंड लूप पाथ पे, वो क्लोज लाइन बनाती है, तो उसके लिए ये वैलिड हो जाता है, क्योंकि वो फ्लक्स जीरो बनाती है। ठीक है, चलो तो अपना क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है तो अपन आज यहीं रुकते हैं। आज अपन ने गॉस लॉ को फॉर्मली लिख लिया है। अब गॉस लॉ से रिलेटेड अपन एप्लीकेशन गॉस लॉ की देखेंगे कि गॉस लॉ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में पूरा गॉस लॉ की एप्लीकेशन चलेगी। तो गॉस लॉ रिलेट्स विद फ्लक्स, तो फ्लक्स निकालना सीखेंगे। इट रिलेट्स विद चार्ज इनक्लोज, तो चार्ज अंदर कितना है वो निकालना सीखेंगे। इट इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं कुछ सिचुएशन की। तो 3 एप्लीकेशन होती है गॉस लॉ की, तो ये तीनों एप्लीकेशन एक एक करके सीखेंगे। और जो थर्ड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इससे बहुत सारे सिचुएशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर पाएंगे। कई सारे सिमेट्री के सिचुएशन की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी तक नहीं निकाली थी, वो अपन गॉस लॉ से डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, मेटल के अंदर बाहर ये सब चीजें। ठीक है, ओके। और मेरे पास विभव नहीं ठीक है अभी। और क्या डाउट आ रहा है? कुछ बच्चा बोल रहा था EP1 में ग्रेविटेशन 2 है, वो भी करेंगे अपन। हाँ, वो भी अपन करेंगे, एक बार इलेक्ट्रोसिटी पूरा कर ले। ग्रेविटेशन 2 में बेसिकली हमें ना ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोसिटी की लिंक को समझेंगे, और कई सारे फॉर्मूलेज आपको जो ग्रेविटेशन में शायद ना कराए हो या उसका डेरिवेशन नहीं कराया हो, तो वो यहाँ से हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एनालॉजी से आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन। बाय।